साल 2015 को विदाई देने का वक्त है, लेकिन ये वक्त साल 2015 से सबक लेने का भी है। इसीलिए इन तस्वीरों पर नजर जरूर डालिए, ताकि ये तस्वीरें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाए। देश का दक्षिणी हिस्सा अभी भी इस कहर से उबर नहीं पाया है। चेन्नई में 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई। हालात 10 साल पहले मुंबई में आई तबाही जैसे बन गए। पूछा जाने लगा कि चेन्नई में क्यों आई तबाही, क्या है इस जल प्रलय की वजह। लेकिन लोग भूल गए हैं कि ये पूरा साल ही जल तांडव का साल रहा है। इस साल पहली बार गुजरात में भी जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें दिखाई दी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उत्तराखंड में भी तबाही की पिछली कहानी दोहराई गई। साल 2015 में विनाश की दस्तक देने वाली इन तस्वीरों की शुरुआत हुई थी कश्मीर से। तबाही इतनी भयंकर थी कि यहां लाखों लोग बेघर हो गए। चेन्नई, गुजरात, असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बाढ़। साल 2015 एक तरीके से जल आपदा का साल रहा, या यूं कहें कि सिर्फ नाम बदल गए। भारी बारिश के कारण जो हालात पैदा हुए वो लगभग सब जगह एक जैसे ही थे। सवाल यह है, क्या इन आपदाओं के बीच कोई कड़ी तलाशी आ सकती है? क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? जी हाँ, इन तस्वीरों के बीच एक रिश्ता है। इनके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य जिसका कोड हम नहीं समझे तो तय मानिए कि ये जल तांडव एक दिन ले आएगा सचमुच की प्रलय। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रलय की हर तस्वीर के पीछे है तबाही का रहस्य। आखिर क्या है विनाश का कोड? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। साल 2015 तबाही का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस साल देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अचानक बहुत भारी बरसात हुई और शहर जलमग्न होते नजर आए, उसने लोगों को हैरान कर दिया। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? भारी बारिश होते ही शहर दरिया क्यों बन जाते हैं? क्या है इसका रहस्य? क्या है तबाही का वो कोड जिसे समझना अब बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य जल प्रलय में डूबा हुआ नजर ना आए। यही जानने के लिए देखते हैं क्या है विनाश का कोड। चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, वो शहर जिसे बीबीसी ने 2015 के सबसे गर्म शहर की फहरिस्त में शुमार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिसे 2014 की 52 देखने वाली जगहों में शुमार किया। 2 दिसंबर को उसी चेन्नई में हाहाकारी मंजर था। 100 वर्षों से आसमान से आई अभूतपूर्व आफत ने शहर को जलमग्न कर दिया। चंद घंटों में ही पूरा शहर डूब गया। चेन्नई में 300 से ज्यादा मौत की आशंका है। अनुमान है कि करीब 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो यानी वो मौसमी प्रक्रिया जिसकी वजह से प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा ने हिंद महासागर के ठंडे समुद्र के ऊपर भयंकर बारिश के हालात पैदा कर दिए। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो वो ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर जो है स्टॉर्म आने के कारण उसका जो है इफेक्ट हुआ है। जी हाँ, बेशक चेन्नई की बाढ़ की वजह जलवायु परिवर्तन से पैदा हुआ अल नीनो प्रभाव है, लेकिन 2015 में देश के अलग अलग हिस्सों में आई तबाही में जल प्रलय का कोड साफ दिखता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, भयंकर बरसात जिसकी एक वजह जलवायु परिवर्तन भी है। दूसरा, बारिश का पानी शहर में ही रह जाना।
विनाश का यही कोड चेन्नई में भी नजर आया, जब 2 दिसंबर को भारी बरसात की वजह से अडियार नदी में 1 लाख क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की दर से पानी भर गया, जो कि नदी की पानी ढोने की कुल क्षमता का 3 गुना ज्यादा था। चेन्नई की बाढ़ का अध्ययन करने वाली कई संस्थाओं का मानना है कि चेन्नई की बाढ़ के पीछे सिर्फ कुदरती जिम्मेदार नहीं है। बेशक भारी बारिश जो है अल नीनो की वजह से हुई, लेकिन शहर की सड़कों का बाढ़ में तब्दील हो जाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारी बारिश का जो पानी था वो शहर से बाहर ही नहीं जा सका। जी हां, चेन्नई में आई जल प्रलय कुदरती नहीं थी, ये मानव निर्मित आपदा ज्यादा थी। साल 2015 में समूचे देश में दिखी जल प्रलय के पीछे है विनाश का यही कोड। चेन्नई आपदा को परफेक्ट स्टॉर्म कहा जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और खराब शहरीकरण का सबसे सटीक उदाहरण बन गया है। अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से न सिर्फ जंगल कटे बल्कि दलदली जमीन भी घटती चली गई। IISc के स्टडी के मुताबिक 1991 में चेन्नई में निर्माण वाले इलाके जहां 29.54% थे, वहीं 2013 में बढ़कर 64.4% ही रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई में जब बारिश हुई तो चेन्नई जलमग्न हो गई। चेन्नई स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट केयर अर्थ की एक स्टडी के मुताबिक चेन्नई ने अंधाधुंध शहरीकरण की कीमत चुकाई है। एक वक्त चेन्नई के इर्द गिर्द दलदली जमीन और कुदरती नहरों का जाल था, जो बारिश के पानी को शहर से बाहर निकाल देते थे, लेकिन शहरीकरण की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। केयर अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के वक्त चेन्नई के आसपास 5000 हेक्टेयर जमीन थी। साल 2010-2011 के बीच दलदली जमीन सिर्फ 600 हेक्टेयर रह गई। चेन्नई के पल्लीकरनी का दलदल लगभग खत्म हो गया है। तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक 2002 के सर्वे में पल्लीकरनी दलदल का 90% हिस्सा खत्म हो गया। जानकारों का कहना है कि अंधाधुंध शहरीकरण पर लगाम नहीं लगी तो चेन्नई सिर्फ झांकी है, असली तबाही बाकी है। समुद्र के किनारे है चेन्नई, और वहाँ तो इस तरह की बाढ़ आके इस तरह का जो नुकसान हुआ है, तबाही हुई, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह इस बुरी तरह से हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि वहाँ पे ड्रेनेज रुक गई, तो वो पानी वहाँ रुक गया बाढ़ का, इससे बहुत डैमेज हुआ है। जी हाँ, विकास की रफ्तार में अंधाधुंध शहरीकरण करते हुए कुदरत को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बड़ी है। ये विनाश का वो कोड है जिसे नहीं समझा गया तो हमारी आने वाली नस्लों को और भी गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। देहरादून से संजीव शर्मा के साथ पुनीत उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण के इस मंत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है तबाही का कोड। अगर हम अपने जंगल और जमीन को नहीं बचा पाए तो तय मानिए कि विनाश अगले ही दरवाजे पर खड़ा हुआ है। खास बात यह कि चेन्नई में आई जल प्रलय में ही ये वजह नजर नहीं आई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आया है विनाश का यही कोड। अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से तबाही के मंजर में बदल जाने की तस्वीर इकलौती चेन्नई में ही नहीं नजर आई है। इस साल गुजरात में भी भयंकर जल प्रलय आई। जिस कश्मीर को जमीन का जन्नत कहा जाता है, साल 2015 में मार्च के महीने में वो कश्मीर भी जहन्नुम में बदला नजर आ रहा था। सवाल ये है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? जवाब है इंसान का लालच, जिसकी एक मिसाल कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में श्रीनगर के आसपास के जंगल, झीलें और फ्लड चैनल बड़ी तेजी से खत्म हो गए। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक श्रीनगर में पिछले 100 साल में 50% से ज्यादा झील, तालाब और दलदली जमीन पर इमारतें खड़ी हो गईं। कुछ यही हाल झेलम नदी का भी हुआ। इमारतों के कारण वहां पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं रही। दरअसल कश्मीर घाटी सूख चुकी प्राचीन झील की तलहटी में बसी है। पीर पंजाल पहाड़ियों से शुरू होने वाला ये इलाका 140 किलोमीटर लंबा, 35 किलोमीटर चौड़ा है। कटोरे के आकार की इसी घाटी के बीच है श्रीनगर। इसीलिए कश्मीरी राजाओं और अंग्रेजों ने शहर के चारों तरफ नाले और फ्लड चैनल बनवाए थे, मगर अब उन पर इमारतें बन चुकी हैं।
इसीलिए बारिश आई तब शहर का पानी बाहर नहीं निकल सका और वो पानी से भरे कटोरे में बदल गया। मगर इस तबाही की एक वजह श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी है। पहाड़ों पे जंगल वगैरह जो काट दिए हैं उससे रन ऑफ बढ़ जाता है रेट, वो पानी को रोक नहीं पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में बाढ़ें आई हैं, उसमें जंगलों का विनाश भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जम्मू कश्मीर के वन विभाग के मुताबिक राज्य में 1991 से 12,025 हेक्टेयर जंगल कट चुके हैं, जिसकी कीमत मानव निर्मित बाढ़ आपदा के रूप में पूरे सूबे ने चुकाई है। लेकिन विनाश का खतरनाक कोड ये भी है कि समूचे देश में ही जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। देहरादून स्थित इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरीकरण की वजह से देश में तेजी से जंगल घट रहे हैं। साल 2001 में देश में 5,161 शहर थे, जबकि 2011 की जनगणना में इनकी संख्या 7,935 हो गई। शहरों की बिजली जरूरत का असर भी जंगल पर पड़ा है। दरअसल हिमालय में मौजूदा निर्माणाधीन और योजनागत बांधों की कुल संख्या 429 है। बांधों से सिर्फ हिमालय में ही 54,117 हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाएंगे। ये तस्वीर पूरे देश में दिखती है। साल 2005 में बाढ़ से भयंकर विनाश झेलने वाली मुंबई में भी 1990 से 2001 के बीच करीब 37 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हो गए। जानकारों के मुताबिक विनाश के इस कोड में ही जलवायु परिवर्तन का खतरा भी छुपा है। सेंट्रल इंडिया में आप देखिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और स्टेट्स में सूखे की लपेट में बहुत डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं, जबकि चेन्नई में हमारे पास जो है इतना बरसात हुई है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर, उसकी वजह से ही हुआ है। जाहिर है विनाश के कोड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी तो जलवायु परिवर्तन से भारी बारिश आ जाती है तो अंधाधुंध शहरीकरण से बारिश का पानी मुंबई से लेकर चेन्नई तक जल आपदा बन जाता है। देहरादून से संजीव शर्मा के साथ पुनीत उपाध्याय, IBN 7। बेतहाशा शहरीकरण और जंगलों की बेतहाशा कटाई विनाश का वो कोड है जो भारी बारिश को मानव निर्मित जल आपदा में बदल देता है। लेकिन क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? आइए देखते हैं मोदी सरकार की वो योजना जिसे ठीक से अंजाम तक पहुंचाया गया तो विनाश का कोड तोड़ने का फॉर्मूला शायद मिल जाए। साल 2015 का चेन्नई हो या 2005 का मुंबई, जगह श्रीनगर हो या गुजरात, जगह मैदानी इलाका हो या उत्तराखंड का पहाड़, हर जगह तबाही की तस्वीर एक है, विनाश का कोड एक है। अंधाधुंध शहरीकरण, जंगल की अंधाधुंध कटाई, विकास की अंधी दौड़। लेकिन सच ये भी है कि जिस तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए विकास भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा सवाल ये है कि हल कहां है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कहां है। मौसम में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए हाल ही में दुनिया पेरिस में हुए एक पर्यावरण सम्मेलन में इकट्ठी हुई थी। इस पेरिस समझौते के तहत धरती के बढ़ रहे तापमान को रोकने के लिए दुनिया के हर देश को कदम उठाने होंगे। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। फौरी तौर पे बस हम इतना कह सकते हैं कि अंधाधुंध हो रहे शहरीकरण को नियंत्रित करके जंगल और जमीन को बढ़ाना होगा। यानी विकसित भारत के लिए शहरीकरण जरूरी है तो शहरों में जरूरत जंगल, दलदली जमीन और कुदरती निकासी के तौर तरीकों की भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी 2017 तक देश में 100 स्मार्ट सिटीज के विकास की बात कर रहे हैं, जहां विकास और पर्यावरण में संतुलन हो। जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें। यही नहीं, पेरिस समझौते के मुताबिक दुनिया के सभी मुल्कों ने मिलकर धरती का तापमान औद्योगिकीकरण के शुरुआती वक्त के तापमान से 2 डिग्री से ज्यादा न बढ़ने देने की कसम खाई है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत जंगल बढ़ाए जाएंगे। भारत ने INDC अपना सबमिट किया है,
इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट को, उसके तहत 2.5 से 3 बिलियन टन जो है हमारे फॉरेस्ट एक्स्ट्रा जमा करेंगे। योजना सफल रहती है तो संभव है कि भविष्य में चेन्नई से लेकर श्रीनगर तक नजर आने वाली तस्वीर बदल जाए। यानी न सिर्फ इंसान विनाश के कोड को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस कोड को तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पुनीत उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।